अस्सलामुअलैकुम पाक बंगला कनेक्ट, मैं हूँ सादिया सत्तार। हम ट्रिब्यूट देते चलें इस प्रोग्राम की सारी स्टेटिस्टिक्स और आदादो शुमार के लिए इलियास हुसैन के क्राइम एडिशन को, जो उनका प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने बहुत क्रेज़ी से और मेहनत से ये आदादो शुमार निकाले हैं और ये तफ्तीश की है। एहतराम के साथ, सवाल के साथ और शवाहिद के साथ हम किसी हकीकी रेप विक्टिम, किसी असल मजलूम खातून की तकलीफ़ को हरगिज़ झूठा नहीं कह रहे, लेकिन ये ज़रूर पूछेंगे कि क्या सब कुछ जो 54 साल से सुनाया गया वो सच भी है या उसमें जालसाजी, सियासत और कारोबार शामिल हो चुका है। 1971 2 लाख रेप्स का दावा, कहानी, सवाल और हकीकत। बचपन से सुनते आए हैं कि 1971 की जंग में पाकिस्तानी फ़ौज ने 2 लाख बंगाली ख़वातीन को रेप किया। ये जुमला इतना ज़्यादा दोहराया गया कि अभी एक नाकाबिल सवाल सच बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ये 2 लाख का अदद पहली बार किसने, कब, कहाँ और किस बुनियाद पर पेश किया। क्राइम एडिशन की टीम ने सबसे पहले इसी नुक्ते को खंगालने की कोशिश की। रिकॉर्ड, किताबें, अखबारात, तकरीरें, सब में तलाश किया 2 लाख रेप वाली तादाद सबसे पहले कहाँ बोली गई। जवाब क्या मिला? कोई सबूत नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेड सोर्स नहीं, कोई ऑफिशियल शूरा नहीं, कोई असल दस्तावेज़ नहीं जो ये बताए कि ये अदद या ये स्टेटिस्टिक्स कहाँ से आई। हुकूमत का ऑफिशियल नंबर 2 लाख नहीं, सिर्फ 530 है। उन्होंने जानबूझकर एहतराम का मुजाहरा नहीं किया। उनकी इज्जतें बर्बाद कर दी गई हैं। वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है। हमने क्या जुर्म किया? 30 लाख शहीदों का खून लेने वाले, 20 लाख माओ बहनों की इज्जत लूटने वाले। हमने 30 लाख शुहदा और 2 लाख माओ बहनों की कुर्बानियों से इस मुल्क को पाकिस्तानियों से आज़ाद कराया। मुसलमान होकर उन्होंने मुसलमान माओ बहनों को पाकिस्तानी काबिज अफवाज के हवाले कर दिया है। आज ये कहा जाता है कि इतने लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, क्या इस पर ज्यादा झगड़ा है? अब जरा हिसाब की बात करें। अगर वाकई 2 लाख खवातीन रेप हुई और उस वक्त बांग्लादेश के 64 अजला के हिसाब से औसत निकालें तो हर ज़िले में तकरीबन 3125 खवातीन रेप की शिकार होनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश हुकूमत के अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक पूरे बांग्लादेश में बेरंगनाओं की तादाद है सिर्फ 530। अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स को बताती चलूँ कि बेरंगना एक ऐसा वर्ड है बंगाली ज़ुबान का जिसका मतलब ये होता है कि फ़ीमेल वॉर हीरो, जिन्होंने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया या जिद्दोजहद की। पूरे ढाका डिवीज़न में जहां 1971 के सबसे बड़े वाक़यात, कैंप, फौजी नकलो हरकत बताई जाती है, वहां बांग्लादेश की हुकूमत के मुताबिक बेरंगनाओं की तादाद सिर्फ 69। एक तरफ 2 लाख का जज्बाती नारा और दूसरी तरफ 530 का ऑफिशियल अदद। ये वो तजाद है जिस पर सवाल उठाया और यहीं से शुरू हुई फील्ड इन्वेस्टिगेशन क्राइम एडिशन की। ढाका में बेरंगना फहरिस्त के नाम है, लोग नहीं। सरकारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ ढाका ज़िला में बेरंगनाओं की तादाद है 9, जिनके नाम हैं फातिमा बेगम, फेरोज़ा बेगम, शेख फातिमा बेगम, फिरदौसी बेगम, सालेहा बेगम, मोमिना बेगम। 2 खवातीन के नाम की हैं, हनूफा बेगम और रेहाना बेगम। क्राइम एडिशन की टीम इन तमाम के पतों पर खुद गई और सामने क्या आया? ज़्यादातर एड्रेसेस पर उस नाम की कोई औरत ही नहीं थी। खिलखेड़ की फिरदौसी बेगम, मोहल्ले वालों को नाम तक मालूम नहीं था। हनूफा बेगम का नाम उनके इर्द गिर्द रहने वालों ने कभी नहीं सुना। सालेहा बेगम के घर का पता, दुकानें हैं, लोग हैं, मगर उस नाम की औरत को कोई नहीं जानता। यानी कागज़ पर नाम, ज़मीन पर बेनाम। जाली गांव, जाली पता, रेहाना बेगम का केस। सरकारी फहरिस्त में एक ऐसी फीमेल वॉर हीरोइन के हिसाब से उनका नाम है रेहाना बेगम। पता दर्ज था नौगंज खोयर गली के गांव। टीम गई, थाने से लेकर गांव तक सबसे पूछा कि खोयर गली का नाम का गांव कहाँ है। हर जगह से एक ही जवाब आया
کہ ہمارے تھانے میں اس نام کا کوئی گاؤں ہے ہی نہیں. ریحانہ نامی کسی ایسی عورت کو نہیں جانتے. یعنی گاؤں بھی جھوٹا اور ہیرو بھی جھوٹا. گولی ہمارے گاؤں یا یونین پریشد میں کھیر گولی کی کوئی فہرست نہیں ہے. ہماری یونین پریشد نہیں، میں نہیں جانتا. میں نے ان کے بارے میں نہیں سنا ہے. کیا اس ضلع میں کھوئر گولی نام کا کوئی گاؤں ہے؟ کھوئر؟ میرے علم میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. آزادی پسند؟ میں نہیں کہہ سکتا. ہمارے پاس اس نواب گنج میں نہیں ہے. نہیں، میں نہیں جانتا. مومنہ بیگم 2 خواتین، ایک نام، ایک ہی پتہ. شکر ہے شوہر 2 تھے جو بنائے گئے تھے. لسٹ میں مومنہ بیگم نام کی 2 ایسی خواتین درج ہیں اور فرق صرف اتنا کہ دونوں کے شوہر کا نام الگ الگ تھا. باقی پورا پتہ حرف بحرف ایک ہی تھا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی دفتر میں بیٹھ کر فارم فیڈ کیے گئے نام اور شوہر کے خانے میں تھوڑی سی رد و بدل کی اور باقی سارا کاپی پیسٹ. نہیں، میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا. میں نے وہ نام آپ سے سنا. میں انہیں نہیں جانتا. میں یہاں ایک دکان چلاتا ہوں لیکن میں نے ان کا نام نہیں سنا. یہ میں نے پہلی بار آپ سے سنا ہے. انہوں نے کیا کیا یا نہیں کیا یہ جاننا ہمارے بس کی بات نہیں. اب پرانے بزرگ ہیں جو بتا سکتے ہیں. اس سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا یہ فہرست واقعی مظلوم خواتین کی ہے یا سرٹیفکیٹس کا کاروبار؟ فیروزہ بیگم کی کہانی فلمی ڈرامہ یا حقیقت؟ فیروزہ بیگم شوہر کے حمایت پور جادوچر گاؤں کی رہنے والی. پورا گاؤں انہیں جانتا ہے مگر وہ یہ خاتون کیسے بنی یہ کہانی کسی کو نہیں پتا. کرائم ایڈیشن جب ان کے پاس گیا تو وہ ایک ایسی داستان سناتی ہیں جو کسی بنگالی فلم کے اسکرپٹ کی طرح لگتی ہے. پاکستانی فوج کا حملہ، گود میں بچے کو 2 سپاہیوں نے 2 ٹکڑے کر دیا، خود انہیں اٹھا کر کیمپ لے گئے، پھر کمانڈر نے فلمی انداز میں انہیں بچا لیا. اور وہ کہتی ہیں کہ انہیں سیدھا 32 نمبر شیخ مجیب کے گھر لایا گیا اور انہیں خود شیخ مجیب سے ملایا گیا. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس وقت جب کی کہانی وہ سنا رہی تھیں شیخ مجیب تو پاکستان میں قید تھے. پھر بھی کہانی میں گوپال گنج، ڈھاکہ، شیخ مجیب سب آتے جاتے رہتے ہیں جیسے کوئی فلم کا اسکرپٹ چل رہا ہو. مجھے پاک فوج اٹھا کر لے گئی. میری گود میں ایک بچہ تھا. میں بچے کو لے کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. اس وقت میں ان کے سامنے گر گیا. پاک فوج کے 2 جوانوں نے اس بچے کو لے کر پھاڑ دیا اور مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کیا کیا. پھر کمانڈر نے آ کر مجھے بچایا. کیا آپ نے شیخ مجیب کو اس وقت دیکھا تھا؟ یقیناً میں نے اس وقت اسے دیکھا تھا. گوپال گنج کی جنگ کے دوران آپ کی ملاقات مجیب سے کہاں ہوئی؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گوپال گنج میں تھا یا ڈھاکہ میں. شیخ فاطمہ علی جنہیں سرکاری فہرست میں ایک مشہور بے رنگنا کے طور پر پیش کیا گیا، وہ درخت کے اوپر چھپ کر مرچ پاؤڈر، راکھ، تمباکو کو ملا کر بم بناتی تھی. وہ بم پاکستانی فوجیوں پر پھینکے جاتے تھے. ان کی آنکھیں، کان، ناک سب جل جاتے اور پھر ان کے ہتھیار چھین کر مجاہدین کو دیے جاتے. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے 400 سے 500 فوجیوں کو مارا، بلکہ دعویٰ یہ بھی ہے کہ انہوں نے 11 فوجیوں کے مردانہ اعضاء کاٹ دیے. یہ سب کچھ اگر ہوا تو کیا ایک بھی آفیشل ریکارڈ، فوجی رپورٹ، گواہی، کیس، تصویر، کچھ بھی کہیں نہ ملتا؟ میں کھانا پکانا اور بیکنگ کرتا تھا. پھر کہنے لگے کون کیا کر سکتا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے دھماکہ کیا. جنگ کے دوران میں نے دھماکہ خیز مسالہ بنایا. میں نے کچھ راکھ، تمباکو پاؤڈر، مرچ پاؤڈر سے چھوٹی گولیاں بنائیں اور پھر انہیں دیں. وہ درخت پر بیٹھ جاتے. جب پاک فوج آتی تو میں ان پر پھینک دیتا. پاک فوج کو کچھ نظر نہ آتا. اس وقت اس نے پاکستانی فوج سے پستول چھین کر آزادی پسندوں کو دے دیے. میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت سے آپریشن کیے ہیں لیکن میں نے کم از کم 500 کو مار ڈالا ہے. میں نے 11 لوگوں کے عضو تناسل کاٹ دیے جب وہ زندہ تھے. انہیں کینچی سے کاٹ کر مچھلی کی طرح خشک کیا کیونکہ مجھے ان پر غصہ تھا.
কারণ আমার ওই জিতটা ছিল। अब करते हैं उम्र का हिसाब। 1971 में 20 साल या 5 साल। फातिमा अली के मुताबिक उनकी पैदाइश हुई 1950 में और 1971 में उनकी उम्र 20-22 साल के लगभग थी। उन्हें हर माह 20,000 टका हुकूमत से मिलता है उसी शनाख्ती कार्ड के बल पर। क्राइम एडिशन ने तहकीक की, उनका स्मार्ट कार्ड निकाला तो तस्वीर बदली, वहाँ उनकी पैदाइश 1966 दर्ज है, यानी 1971 में उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। यहाँ सवाल उठता है, अगर उम्र 1966 हो तो 1971 में वो कैसे मुजाहिदा, जंगजू और रेप विक्टिम बन गई। वो कहती हैं कि उनके शौहर को 1949 से मालूम था कि वो बेरंगना हैं, यानी पैदाइश से 1 साल पहले ही उन्हें रेप विक्टिम जानते थे। जब उनसे सवाल हुआ तो वो फौरन तारीख बदलकर 1969 पर ले आई, लेकिन जंग तो 1971 में हुई थी। इस इंटरव्यू के दौरान कभी 4 भाई और 1 बहन शहीद बताती हैं, कभी नाम बदलती हैं, कभी कहती हैं बहन को रेप करके मारा, कभी कहती हैं गोली से मारा, कभी कहती हैं दोनों से मारा। ये तजादात खुद जाहिर करते हैं कि कहानी में कितना झोल है। ফরিদ, আরেক ভাইয়ের নাম আসলো দরবেশ, আরেক ভাইয়ের নাম ছিল মনসুর আলী, আরেক ভাইয়ের নাম ছিল নূর মোহাম্মদ, আমার বোনের নাম ছিল নাজমা। নাজমা আমার ছোট ছিল, আমার বোনকে ওই জায়গায় মাইরে ফেললো ফরিদ, শেখ ফরিদ। আমার না, আমার আর একটা ভাইয়ের নামও শেখ ফরিদ আছে, জীবিত, এটা না, আগে ছিল আমার বড়। আরেক ভাইয়ের নাম আছিল অলগান যে আবুল ফরাজ, আরেকজনের নাম আছিল মনসুর আলী, আর বোনের নাম ছিল নাজমা। यहाँ असल पॉइंट ये नहीं कि इस औरत को कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये कि ऐसी कहानियों को बुनियाद बनाकर पूरे 1971 का बयानिया, ड्रामा, अफसाना और प्रोपेगेंडा बनता चला गया। বোতলের ভিতরে বই गोपालगंज 69 में से 23 बेरंगना, एक भी साबित नहीं। पूरे ढाका डिवीजन में बेरंगनाओं की तादाद 69 और उनमें से 23 सिर्फ गोपालगंज में, जो कि शेख मुजीब का आबाई इलाका भी है। टीम क्राइम एडिशन उन 23 घरों पर उनके गांव, यूनियन काउंसिल, मकामी बूढ़ों, मक्तद जौदवा कमांडर्स सबसे मिलती हैं। 23 में से एक भी ऐसी औरत नहीं मिलती जिसके बारे में पूरा इलाका जानता हो कि हाँ, वो 1971 में पाकिस्तानी फौज के हाथों रेप का शिकार बनी थी। कुछ केसेस हिना नामी खातून फहरिस्त में है, गांव में उस नाम की कोई औरत नहीं, ना कोई वाकया, ना कोई जिक्र। हेलेना, जिसकी उम्र के हिसाब से जंग के वक्त उसकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, फिर भी वो आज एक ऐसा सर्टिफिकेट, सरकारी सहूलतें, घर, गाड़ी की मालिक हैं। मकामी लोग खुले लफ्ज़ों में कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट्स पैसे के जोर पर बांटे गए। असल मुजाहिदीन और असल मजलूम औरतें पीछे रह गई, सियासी ताल्लुक रखने वाले आगे निकल गए। इसका कारोबार, पैसे दो बेरंगना बने। कितने कई अजला में एक ही पैटर्न सामने आया। फरीदपुर में फुलजान और अंबिया बेगम माँ बेटी दोनों बेरंगना, मगर खुद मानती हैं कि उन्हें किसी पाकिस्तानी सिपाही ने हाथ तक नहीं लगाया। मकामी लोग कहते हैं खुद साख्ता कमांडर ने लोगों से पैसे लेकर बेरंगना और मुक्तजुदा सर्टिफिकेट बनवाए। नारायणगंज में मुमताज़ बेगम, जो 1967 में फौत हो चुकी थी, यानी जंग से 4 साल पहले, उन्हें भी फहरिस्त में 1971 की बेरंगना के तौर पर डाल दिया गया। मिनसिंग, राजबारी, शरीयतपुर, गाजीपुर, टिंगाइल, किश्वरगंज, नरसिंहदी, मदारपुर, हर जगह एक जैसे केस। पते पर औरत नहीं, औरत है मगर उम्र वो नहीं, औरत है खुद कहती है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, फिर भी हर माह 20,000 टका वजीफा, सरकारी घर, सहूलतें और ऑफिशियल प्रोफाइल में बेरंगना का टाइटल। मकामी मक्तजुदा रहनुमा, यूनियन मेंबर और आम लोग कैमरा के सामने कह रहे हैं ये एक मुकम्मल नेटवर्क है जो सरकारी फहरिस्तों को सियासत, रिश्वत और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कौमी मुजाहिदीन काउंसिल जम्मू का वो ऑफिशियल इदारा है जो मक्तजुदा
और बेरंगना के नामों की जांच पड़ताल करता है। इस इदारे के डायरेक्टर जनरल खुद एतराफ़ करते हैं कि जब वो वेरिफिकेशन के लिए 20-25 केस एक साथ सुनते हैं तो उनमें से 80 से 90% केसेस मशकूक या गलत निकलते हैं। वो कहते हैं हमारी सोसाइटी में गुड गवर्नेंस नहीं आई, इसीलिए 50 साल बाद भी हम असल फहरिस्त नहीं बना सके। मज़ीद ये कि जमोका ने फैसला किया कि अब नई ऐसी फहरिस्त नहीं बनेगी और जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट लेकर सालों तक अवाम के टैक्स से पैसे लिए उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये इतराफ़ खुद इस बात का सबूत है कि मसला सिर्फ चंद गलतियां नहीं बल्कि पूरा सिस्टमैटिक फ्रॉड है। प्रोपेगेंडा, सियासत और भारत का क्या रोल था, अब चलते हैं उस तरफ। क्राइम एडिशन की रिपोर्ट में इस पूरी कहानी को एक बड़े जियोपॉलिटिकल तनाजुर में भी देखा गया। 1965 की इंडो पाक जंग के बाद भारत ने अपनी स्ट्रेटजी तरतीब दी कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा जाए। 1968 अगरतला साजिश केस में शेख मुजीब और भारतीय खुफिया इदारों के रवाबित का जिक्र सामने आया। बाद में पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए शेख मुजीब समेत तमाम मुल्ज़िमान को छोड़ दिया, मगर भारत ने अपने असरो नफूस को, अपनी गलत सोच को और अपनी कनिंग आइडियोलॉजी को मशरकी पाकिस्तान में बढ़ावा देना जारी रखा। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाली और गैर बंगाली पंजाबी को आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के खिलाफ तैयार किया गया। हमले, जवाबी हमले, फसादात, लूट मार और आखिरकार जंग। इसके बाद सवाल उठता है, बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ या पाकिस्तान बांग्लादेश से आज़ाद होकर खुद को एक मुस्तकिल मसले से बचा गया। एक और अहम पहलू, इंदिरा गांधी का बयान कि मैं ज़ाती तौर पर शेख मुजीब की शुक्रगुजार हूँ और 7.5 करोड़ लोग भी। ये सब मिलाकर क्राइम एडिशन ये तासुर बताता है कि जंग के बाद मुक्ति जुदू की दास्तान को इस अंदाज में लिखा गया कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान के करीब न जा सके और भारत का असर हमेशा गालिब रहे। इस प्रोपेगेंडा में 2 लाख रेप की कहानी को एक बड़े नफ्सियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। असल सवाल, कहानी झूठी है, सब झूठे हैं या निज़ाम जाली है? सबसे अहम बात, क्या इसका मतलब ये है कि 1971 में किसी औरत के साथ जुल्म नहीं हुआ? हरगिज़ नहीं। जंग हो, फौज हो, मुसलसल बदअमनी हो, दुनिया का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उससे पाक नहीं रहा कि वहाँ लूट मार नहीं हुई, बेगुनाहों को गोली ना लगी हो या औरतों पर जुल्म ना हुआ हो। आज भी दुनिया के हर फ्रंट से ऐसे शवाहिद मिलते हैं। असल मसला ये है कि हकीकी मजलूम औरतों को इज्जत, इंसाफ और मदद देने के बजाय जाली फहरिस्तें बनाकर सियासी वफादारों और करप्ट नेटवर्क को फ़ायदा पहुंचाया गया। 2 लाख का अफसाना बग़ैर ऑफिशियल, मोतबर और वाज़ेह डेटा के एक मुक़द्दस नारा बना दिया गया, जिस पर सवाल उठाना भी गद्दारी समझा जाने लगा। इस पूरे बयानिए को पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए, बांग्लादेश को हमेशा एक ख़ास कैंप में रखने के लिए और अंदरूनी सियासत को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हम आज इस वीडियो में किसी भी असल मजलूम औरत की तजलील नहीं कर रहे। अगर एक भी औरत रेप या जुल्म का शिकार हुई हो तो वो जुल्म हम सब के लिए शर्मिंदगी है और इसके लिए हर मुमकिन इंसाफ लाजिम है, मगर जब जाली सर्टिफिकेट, झूठे दावे, पैसे के एवज बेरंगना बनने का कारोबार चलता है तो उससे असल मजलूमों की तकलीफ की तौहीन होती है। कौम के टैक्स का पैसा लूटा जाता है और तारीख एक सड़े हुए प्रोपेगेंडा में तब्दील हो जाती है। ये वीडियो क्राइम एडिशन की फील्ड तफ्तीश, गवाहियों और डॉक्यूमेंट्स से मुतासिर होकर बनाई गई है। हमारा मकसद एक ही है, जाली बयानियों के पीछे छुपे करप्शन, सियासत और प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना और साथ साथ ये याद दिलाना कि सच्ची तारीख, सच्चे शोहदा और सच्ची मजलूम औरतों की इज्जत सबसे पहले आती है। अगर आप चाहते हैं कि हम दस्तावेजी सबूतों पर मबनी मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएं तो सब्सक्राइब आवर चैनल, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में बताएं अब अगली बार किस मौजू पर सच के ज़ाविये से तहकीक देखना चाहते हैं। हम आपको बताते चलें कि आई वाज सादिया सत्तार फ्रॉम पाक बंगला कनेक्ट
اور آج ہم نے بات کی ایک اسپیشل ایپیسوڈ کی جس میں ہم نے اس بات کی وضاحت سے آپ سے تفصیلاً بات کی اس حوالے سے کہ کس طرح بھارت نے ایک بیانیے کو فروغ دیا اور کس طرح بنگلہ دیش میں کچھ لوگوں نے مل کر اس پورے نیریٹو کو اچھالا تاکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان غلط فہمیاں برقرار رہیں، کس طرح نمبرز کو ایگزیجریٹ کیا گیا، کس طرح جھوٹے سرٹیفکیٹس بنائے گئے۔ بہت ضروری ہے کہ سچ اور جھوٹ کی پرکھ کی جائے۔ 55 سال بعد یہ مان لیا جائے کہ پاکستانی فوج پر بنگلہ دیشی عورتوں کے ریپ کا جو الزام جس کو بارہا استعمال کیا گیا تھا اس کے بارے میں حقائق کیا کہتے ہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ بنگلہ دیش کے انفلوئنسرز کہتے ہیں۔ کرائم ایڈیشن بنگلہ دیش کا پروگرام ہے۔ آل دی بیسٹ ٹو دیم اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ We'll speak to you again in another episode.